नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो 1 और 2 को अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं वीडियो तीसरे पार्ट को और देखते हैं प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। जब हम कभी बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे कल्पना करते हैं कि इसकी जगह अगर हम होते तो क्या करते। काश मैं एक चूहा होता, काश मैं एक कबूतर होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो बच्चे इस तरह की कल्पना करते हैं। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। पर्यटन के प्रकार हैं। तो दोस्तों, पर्यटन के कौन कौन से प्रकार हैं? संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन। तो दोस्तों, ये सभी पर्यटन के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों, खेल विधि पर आधारित जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं, किंडरगार्टन है, डाल्टन पद्धति है और मॉन्टेसरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। दोस्तों, जो किंडरगार्टन पद्धति है ये फ्रोबेल महोदय की है। किसकी है? फ्रोबेल महोदय की है। और जो डाल्टन पद्धति है ये हेलेन पार्कहर्स्ट की है। और मॉन्टेसरी पद्धति जो दी थी वो मैडम मारिया मॉन्टेसरी की है। अगला प्रश्न 94 नंबर, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों, वाद विवाद जो प्रविधि है इसके खोजकर्ता हेरी ए आबर स्ट्रीट है। कौन है दोस्तों? हेरी ए आबर स्ट्रीट। फ्रोबेल की किंडरगार्टन विधि है। और दोस्तों, अगला प्रश्न है 95 नंबर, थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। जब बच्चा अभ्यास करता है, क्या करता है दोस्तों? अभ्यास करता है, तब वो तत्पर होता है अभ्यास करने के लिए और उस पर फिर उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो थॉर्नडाइक के ये तीनों मुख्य नियम की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत दोस्तों कोहलर का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और पावलोव ने कुत्ते पर किया था। पावलोव ने कुत्ते पर किया था दोस्तों और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, यह थॉर्नडाइक ने दिया था। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों 100 नंबर, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, गतिविधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न, गतिविधियों के श्रेणी क्रम है। तो दोस्तों, शारीरिक, मानसिक और शारीरिक व मानसिक दोनों। तो दोस्तों, ये सभी गतिविधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? शारीरिक होती है, मानसिक होती है और शारीरिक मानसिक दोनों होती हैं। भाषा की दक्षताएँ कौन कौन सी दोस्तों? तो भाषा की जो दक्षताएँ हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये 3 जो ही हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन्हीं को भाषाई कौशल भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न 103, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील रखना। अगला विकल्प है छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, उत्तम TLM की विशेषता क्या है? तो उत्तम TLM जो होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो कम लागत वाला होना चाहिए, बिना लागत के तैयार किया जाना चाहिए और बालकों को हानिकारक प्रभाव से बचाए और जिस विषय से संबंधित है उस विषय में अच्छे से बच्चों के समझने में काम करे। तो इस तरह का जो TLM होगा वो अच्छी प्रकार का TLM माना जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न 105,
सीखने में सहज संबंध को बताया है? तो दोस्तों सीखने में सहज संबंध को पावलोव ने बताया। किसने बताया दोस्तों? पावलोव ने। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो दोस्तों वर्तमान शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है, और जो प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र बिंदु था वो अध्यापक था। अगला प्रश्न, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है? तो दोस्तों छात्रों से उत्तर निकलवाने में कौन से सहायक हैं? शिक्षण कौशल सहायता करते हैं, शिक्षण सूत्र सहायता करते हैं, शिक्षण प्रविधियाँ सहायता करती हैं। तो दोस्तों ये सभी बच्चों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है? तो दोस्तों इसका जो जनक है, बुनियादी और बेसिक शिक्षा के जो जनक कहे जाते हैं वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 109, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें शिक्षण से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन टी रेमंड का है। अगला प्रश्न, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित में से किसके लिए है? तो दोस्तों जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न, किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो दोस्तों अगर आधारशिला की बात की जाए तो आधार प्राथमिक शिक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चे को मजबूत करना चाहिए, यही उसका आधार होता है। अगला प्रश्न 112 नंबर, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है? इतिहास के विषय में, संगीत में, भूगोल में, संस्कृत में। तो दोस्तों इतिहास के विषय में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। पहले किसी भी टॉपिक को विश्लेषण करते हैं, फिर उसका संश्लेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, एनालिसिस करते हैं। अगला प्रश्न 113 नंबर, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न, क्विज जो अपने MCQs होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें कहते हैं, वाद विवाद तथा अंत्याक्षरी भी एक रूप से क्या होते हैं? तो दोस्तों ये समूह चर्चा प्रविधि होती है। क्या होती है? समूह चर्चा प्रविधि। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश से होता है? तो दोस्तों प्रस्तावना कौशल का जो संबंध होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। जब हम अपनी फाइल बना रहे होते हैं, पाठ्य योजना बना रहे होते हैं, तब प्रस्तावना लिखते हैं तो उसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कंटेंट को डालते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्णन प्रविधि आधारित है? तो दोस्तों वर्णन प्रविधि किस पर आधारित है? पूर्ण से अंश की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर? तो दोस्तों ये दोनों पर आधारित होती है वर्णन प्रविधि। अगला प्रश्न 117 नंबर, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब अचानक से किसी समस्या का हल मिल जाए तो उसे सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत कोहलर ने दिया था दोस्तों, और इन्होंने जो इसका प्रयोग किया था वो बनमानुस पर किया था, और उस बनमानुस का नाम था सुल्तान। क्या नाम था दोस्तों? सुल्तान। अगला प्रश्न, सूचना का स्रोत नहीं है, जनश्रुति, दंतकथाएं, अफवाह और कंप्यूटर या हार्डवेयर? तो दोस्तों कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो सूचना का स्रोत नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक, कौशलात्मक? दोस्तों प्रचार करना शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न 120 नंबर, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम किसने दिया है? तो दोस्तों अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों जो किंडरगार्टन प्रणाली है वो रुचि पर या खेल खेल के द्वारा सीखने पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी किसकी होती है? तो दोस्तों जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी की भागीदारी होती है। प्रधानाचार्य और शिक्षक की कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमें बच्चे को सिखाना है तो पहले बच्चे को लेंगे, तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भागीदारी होती है प्रभावशाली संप्रेषण में। अगला प्रश्न 123 नंबर, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो त्रिमुखी माना है, जॉन ड्यूवी ने माना है, इसके 3 केंद्र बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और
पाठ्यक्रम। एक तो शिक्षक होगा, दूसरा शिक्षार्थी होगा और तीसरा दोस्तों क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से क्या क्या लाभ हैं। शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। सुचारू रूप से शिक्षण होता है, बिल्कुल। पथ प्रदर्शन में सहायक, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न 125, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। बालक प्रश्न पूछने के बजाय अगर बालकों से प्रश्न पूछे जाएं तो वो अधिक सीखते हैं। ये कथन किसका है, तो दोस्तों ये रूसो का कथन है। वो कहते हैं बालक जो प्रश्न पूछते हैं उनकी बजाय अगर बालक से प्रश्न पूछे जाएं तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। अगला प्रश्न 126, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान करना और सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों जो सर्वांगीण विकास होता है ये शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य या विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य सर्वांगीण विकास ही होता है। अगला प्रश्न है 127, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन BF स्किनर का है। अगला प्रश्न 128 नंबर, कक्षा शिक्षण होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों। गलत बात है। अध्यापक पर ध्यान दें, ये भी गलत बात है। गणवेश में हो, ये भी गलत बात है। प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो तो वो शिक्षण अच्छा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 129 नंबर, शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है, तो दोस्तों ये रायबर्न महोदय की परिभाषा है। अगला प्रश्न 130, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। शिक्षण की गति किस पर आधारित होनी चाहिए। छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक कार्य पर। तो दोस्तों अध्यापक तो चाहेगा हम एक दिन में पूरा पाठ्यक्रम करा दें, तो ये तो नहीं होगा। परीक्षा तिथियों पर दोस्तों, परीक्षा तिथि के प्रेशर से अगर सिलेबस करा देंगे बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा तो परीक्षा में कुछ लिख नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं है। और कालांश पर, तो दोस्तों कालांश का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए बच्चे जिस गति से सीखते हैं उसी गति से शिक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों के सीखने की गति पर। अगर बच्चा एक दिन में 2 का पहाड़ा सीख पाता है तो उसे 2 का पहाड़ा ही सिखाओ। उसे ये कोशिश मत करो कि एक दिन में 2 और 3 4 के पहाड़े भी सिखा दिए जाएँ। तो दोस्तों जिस गति से बच्चे सीखते हैं उसी गति से बच्चों को सिखाना चाहिए। तो अपने शिक्षण की विधि और गति वही होनी चाहिए। अगला प्रश्न 131 नंबर, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियाँ कैसी हैं। तो दोस्तों ये गतिविधियाँ शारीरिक व मानसिक दोनों ही गतिविधियाँ हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।